जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज फिर मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से। आपको पता है किसी तारफ के मोहताज नहीं है, हिस्टोरियन है और बड़ी किताबें लिखी हैं। और खास करके आज जिस किताब को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो डॉक्टर साहब की ये किताब जो हाल ही में आई है, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। ये डॉक्टर साहब ने लिखी, ये पेंगुइन ने पब्लिश की हुई है। भारत से ये पब्लिश हुई थी, लेकिन ये किताब जो है व्यूअर्स पाकिस्तान में भी पब्लिश हो रही है। और वैनगार्ड जो पब्लिशर है, जो कि नजम सेठी साहब का है, वो लाहौर से इसको पब्लिश करेंगे। और बिल्कुल सेम कंटेंट है, कोई तब्दीली किसी किस्म की नहीं है। और जो आप देख लें, तकरीबन 600 700 800 सफ़े की ये किताब है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से लिखी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। और जारी बात है, किताब तो बहुत बड़ी है, इसको सारी को डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने समझी कि शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छी होंगी, और डॉक्टर साहब उसको जरा हमें एलेबोरेट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। और इस किताब को जो हम डिस्कस करेंगे उसको दोबारा रिकॉल करने का आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक हिस्ट्री में। इसको बार बार जितना भी मैं दिखा सकूं व्यूअर्स, बाकी इसको लिंक में भी डाल दूंगा ताकि जिसने लेना हो वहां से ले ले। सर थैंक यू। सर, बहुत सारी चीजें हैं जहां से शुरू किया जा सकता है, लेकिन पहला पॉइंट जो मैं आपसे चाहता हूं वो जिना एज एन इंडियन नेशनलिस्ट जो है, जी। आपने सर डिस्कस किया हुआ है इसमें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने बेसिकली जो फ्रेंच मॉडल था, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो नेशनलिज्म का, वो पहले लिया। लेकिन जी। आपने आखिर में जो बड़ी इसको, बाकी तो आपने जारी बात है इसमें लिखा है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी लिखा है, लेकिन आपने लिखा है कि जो नेशनलिज्म है वो जो, और जो वो जो कॉलोनियल मॉडर्निटी थी वो बेसिकली ब्रिटिश दौर से आई। और जो जी। हिंदुओं का और मुसलमानों का सो कॉल्ड इरा रहा, उसने वो फर्क नहीं डाला। सो जना एज एन इंडियन नेशनलिस्ट, और इसको आपने हाउ विल यू एलैबोरेट, वो किस तरह के नेशनलिस्ट थे? और जो आपने यहाँ पे जो फ्रेंच मॉडल को पहले डिस्कस किया और फिर ब्रिटिश को डिस्कस किया, जरा इसको काइंडली थोड़ा हमें बताइएगा। जी। देखें, दुनिया में नेशनलिज्म जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सारी दुनिया में आया है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब आई, लोग गांव से शहरों में आए, बड़े बड़े शहर बने, तो अर्बनाइजेशन और मैस कॉन्शियसनेस का एक मटेरियल ग्राउंड्स पैदा हुई। उससे पहले तो लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने छोटे छोटे शहरों में दूर दूर रहते थे। कम्युनिकेशंस बहुत स्लो थी। तो नेशनलिज्म का दौर उससे पहले दुनिया में कहीं भी नहीं था। एलीट्स की अपनी एक होती थी आइडेंटिटी, हम्म। हम्म। लेकिन आम बंदा जो है वो अपने इलाके में बरादरी के हवाले से, अपनी उस इलाके की जो डायलेक्ट है उसके हवाले से पहचाना जाता था। जो आज तक है हमारे गांव में, अगर आप जाएं तो अभी तक लोगों को पहचान उनके बरादरी से ही होती है, आप जानते हैं। और लेकिन शहरी लेवल पे एक कॉन्शियसनेस जो है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आनी शुरू हुई, क्योंकि ये मैस कॉन्शियसनेस की बात है ना, कि एक ही आइडिया बहुत लोगों को अफेक्ट करे। हम्म। तो ना कभी यूरोप में इस तरह थी कोई नेशनलिज्म, हम्म। ना कहीं और थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्यूडलिज्म को खत्म करके इस बुनियाद पे एक स्टेट का मॉडल दिया कि जो लोग भी फ्रांस के अंदर रहते हैं, फ्रेंच टेरिटरीज कहना चाहिए, नॉट हम्म। फ्रांस, क्योंकि उसके पास थोड़े और भी इलाके थे जो फ्रेंच स्पीकिंग नहीं थे। हम्म। दे आर ऑल फ्रेंच, हम्म। एंड थ्रू द फ्रेंच लैंग्वेज दे बिल्ट द आइडिया ऑफ अ फ्रेंच नेशन। ठीक है, जी। इसको मैं कहता हूं टेरिटोरियल नेशनलिज्म, कि आप एक टेरिटरी को लेते हैं और उसके अंदर जो भी रहता है, उसका मजहब कुछ हो, उसकी जुबान जो बोलता है जो भी हो, उसके लिए आप कहें कि यू आर पार्ट ऑफ द फ्रेंच नेशन। और फ्रेंच नेशन का हिस्सा बनने का तरीका यही है कि जो यहाँ की फ्रेंच जुबान है वो आप उसे सीख लें। ठीक है, जी। टेरिटरी और पॉपुलेशन में उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हम्म।
ब्रिटिश मॉडल जो था, जो हिंदुस्तान में आया, उसमें तो इनका अपना अंग्रेजों का जो तरीका है कि आप क्या कहते हैं, राइट टू वोट देते जाएं म्युनिसिपैलिटीज में और हम्म बाकी लेवल्स पे, लेकिन हम्म साथ साथ उसी को आप सेपरेट हम्म कैटेगरीज भी बनाते जाएं। तो इन्होंने दोनों चीजें मिक्स की कि हम्म लिमिटेड इलेक्ट्रेट दिया लोगों को। हम्म शुरू के अंदर तो लेस देन 2% ऑफ द पीपल हैड द राइट टू वोट जब ये 1909 का एक्ट आया। हम्म 1919 में ये बढ़ के थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, और 1935 में हम्म जो इंडियन पॉपुलेशन सारी मिलके जिसको राइट टू वोट मिला वो 11% है। हम्म तो उसी पे 1945-46 का इलेक्शन भी हुआ है। हम्म समझ गए आप? तो एक तो इनका ये तरीका था, इन्होंने साथ साथ 1909 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड्स दे दिए। हम्म और वे, इसका मतलब ये है कि हम्म आप मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएं और अपने कम्युनल इंटरेस्ट के लिए आप कैंपेन करें। हम्म इसके इसको ही बैलेंस करने के लिए 1919 में पंजाब में इन्होंने सिखों को दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हम्म और मुस्लिम माइनॉरिटी जो प्रोविंसेस थे वहां पे वेटेज मुसलमानों को देने की डिमांड हुई। यहाँ पे सिखों ने कहा हमें आप ज्यादा परसेंटेज दें। इसी तरह बंगाल में उन्होंने इंडो यूरोप, ये जो यूरोपियंस थे, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को एक और कैटेगरी बना दी। फिर 1929-30 में इन्होंने कोशिश की कि दलित्स को भी एक सेपरेट इलेक्टेड दे दिए जाए। हम्म इसके ऊपर कांग्रेस का जो मौकफ है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। हम्म तो ये है ब्रिटिश मॉडल। एक हम्म तीसरा मॉडल है जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसका एम्फोसिस होना चाहिए, वो ये है कि यू आर मेंबर ऑफ अ नेशन बिकॉज ऑफ योर रेस हम्म और योर रिलीजन और योर ब्लड। ये दो तीन चीजें हैं। उसमें ये हम्म होता है कि टेरिटरी से नहीं डिफाइन होता, हम्म बल्कि आपकी शेयर्ड उस कैरेक्टरिस्टिक कोई भी हो सकती है, मजहब हो सकता है, आपका सेक्ट हो सकता है। हम्म आप इस किस्म की जो नेशनलिज्म है, उसके अंदर एक टेरिटरी के अंदर रहते हुए जो लोग हैं, जरूरी नहीं सब इंक्लूड हो उस नेशन में, कुछ बाहर हम्म रहते। हम्म तो आप देखें ना, मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमान जो हैं वो एक नेशन है, और पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पे जो गैर मुस्लिम है वो उस नेशन का हिस्सा तो नहीं ना बन सके कॉन्स्टिट्यूशनली। हम्म इंडिया के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी है कि वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम और सिख और हम्म वट एवर, you are treated as an Indian national and therefore you have equal rights under the law। ये फर्क है दोनों में। तो ये दो अप्रोचेज है नेशनलिज्म में। अब इसको आप ले आए थे इस क्वेश्चन को आखिर में, तो वो जी क्या सवाल था? इसी सवाल का हिस्सा था वो। सर, वो ये था कि बेसिकली आपने ये लिखा हुआ है अपनी किताब में कि वो जो जो नेशनलिज्म है वो ना हिंदू थी, ना हिंदू इनकलकेट कर सके सोसाइटी में, ना मुसलमान कर सके। लेकिन वो जो ब्रिटिश हेजमनी थी और जी जो पेक्युलरिटीज और जो चीजें थी, वो एक उन्होंने कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन आपने डिस्कस किया हुआ है कि हाँ। ये वो लेके है, इसके बारे में थोड़ा। देखें, बात ये है कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बेसिकली एक एनलाइटेंड एलीट ने वो लीड की स्ट्रगल। हम्म हमारी तरफ से भी पढ़े लिखे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की मूवमेंट को लीड किया। उसके अंदर हर किस्म की राय थी, लेकिन ये कोई अवाम से मूवमेंट नहीं थी आई। हम्म ये तो लीडर्स ने बाद में मोबिलाइज किया लोगों को उस मूवमेंट में लाने के लिए। तो हम्म मेरा मतलब ये है कि ये आइडिया नेशन का और सेल्फ डिटर्मिनेशन का और राइट्स ऑफ द सिटीजन्स का, ये हमारी टॉप डाउन हैं चीजें। हम्म जो हमारी अवाम की लेवल थी वो तो अभी तक कास्ट सिस्टम में चल रही थी, हम्म बरादरी सिस्टम में चल रही थी। वहां पे इक्वालिटी का तो कोई हिस्सा नहीं है। आप लाहौर से 20 किलोमीटर, 20 नहीं, 100 किलोमीटर चले जाएं किसी गांव में, और जब महफिल होती है तो चौधरी जो हैं वो हम्म हमेशा चारपाई पे और कुर्सियों पे बैठते हैं, और हम्म जो मुजारे हैं और जो बाकी हैं वो जमीन पे बैठते हैं। मैंने खुद जाके देखा है। हम्म तो इक्वल
होने का जो तस्वर है, ये एक शहरी तस्वर है। हाँ शहर के अंदर तो अभी भी वर्कर जो है खड़ा होके अपने स्ट्राइक भी कर लेता है। कभी गांव में भी सुना है स्ट्राइक का? नहीं चिन्ना साहब, अपने गांव में कभी सुना है आपने? नहीं, सवाल ही तो पैदा नहीं ये होता। लिहाजा नेशनलिज्म, मैस मूवमेंट, द आइडिया ऑफ राइट्स, ये गांव से कल्चर निकल के जब शहरों में आता है तो वहां के कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, हम्म इक्वल होने का और हकूक होने का। हम्म। गांव के अंदर तो दर्जा है, अगर मैं हाँ कमी हूं तो मेरा वहां पे बैठने का है, और हम्म। चौधरी मेरे ऊपर बैठेगा और उससे ऊपर और कोई बैठेंगे। वो तो एक हाँ हायरार्की है ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सिटीजन का कॉन्सेप्ट ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया, बिल्कुल सही। शुरू वहां से हुआ। और मेरी आर्गुमेंट ये है कि 1945 में जाके जी फाइनली जी जब यूएन चार्टर बना है, जी। तो उसके बाद सारी दुनिया के अंदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कहा गया कि यू आर सिटीजन्स। लेकिन हाँ उसमें फर्क ये हो गया कि अगर हम्म, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ही फर्क कर दे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होंगे एंड ऑल लॉज विल बी ब्रॉट इन कॉन्सनेंस विद द कुरान एंड सुन्ना, तो आपने एक फर्क तो कर दिया ना राइट्स के अंदर। ये सही फर्क है। इस ऐसे ही। तरह इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में ये नहीं हुआ। अमलन हाँ अब जो ये हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म के वो गुंडागर्दी से हो रहा है, वो एक और बात है। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ट्विस्ट होके हो रहा है। ये मेरा मतलब है। बिल्कुल ठीक होगा सर। सर ठीक। एक अगला इससे आगे चलने, तो आपने एक चैप्टर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी जिन्ना साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आपने तो खैर इसकी पूरी हिस्ट्री लखनऊ पैक्ट से लेके और फिर गांधी का जो वो नॉन कोऑपरेशन है उसको डिस्कस किया, और गांधी साहब की, और जब जिन्ना साहब इसके हिस्से थे फिर उनके क्लैशेस भी डिस्कस किए हुए हैं। जी और फिर आपने इसको खिलाफत मूवमेंट भी, क्योंकि बीच में वो टाइम आता है, वो भी इसमें हिस्सा है। लेकिन शुरू में इसका हिस्सा बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बने, और फिर उसको छोड़ भी दिया। तो जी। व्हाट वाज द रीजंस के ज्वाइन भी किया और छोड़ भी दिया? क्या मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म ना होना एक वजह थी, और बाद में वो प्लेटफॉर्म बना? क्या वो कमजोरियां भी आपने मेंशन की हैं? डेफिनेटली। सो हाउ यू टेक दिस चैप्टर सर? देखिए, यहाँ पे जिन्ना साहब की तारीफ होनी चाहिए कि वो जिस स्पिरिट से आए थे वो इंडियन नेशनलिस्ट के स्पिरिट से आए थे, और कांग्रेस के अंदर वो बहुत नुमाया भी हुए, और कांग्रेस ने उनकी लीडरशिप को माना। लखनऊ पैक्ट जो है, ये जिन्ना साहब का कमाल गिना जाता है, लेकिन कमाल ये है कि कांग्रेस ने उन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया बनाने के लिए। हाँ और जिन्ना साहब उस वक्त तक मुस्लिम लीग का भी मेंबर हो चुके थे। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ हाँ, पैक्ट की सपोर्ट में थे। हम्म और 1917 में मैंने कोट किया है कि कुछ हम्म लोगों ने कहा कि लखनऊ पैक्ट जो है ये तो हिंदू गवर्नमेंट बना देगा। हम्म तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मैंने पूरा कोट किया है बयान, कि ये हम्म कैसे लोग कहते हैं हिंदू कभी ऐसे कोई बाकी लोगों पे अपनी स्टेट कायम नहीं करेंगे, और हो ही नहीं सकती कभी हिंदू स्टेट कायम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मसला वहां पे खड़ा हो जाता है, जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया है, हम्म। गांधी और जिन्ना क्लैश है। क्लैश। 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो क्योंकि ये भी गुजराती हैं और जिन्ना भी गुजराती थे, और गुजरातियों ने उनको वेलकम एक किया, हाँ जी, एक प्लेटफॉर्म पे। हम्म वहां पे वेलकमिंग एड्रेस जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंट किया टू महात्मा गांधी, और वो हम्म बड़ा वार्म हार्टेड था कि आपने जो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल किया है, हम आपसे बहुत मुतासिर हैं, एंड हम्म यू आर वेलकम बैक टू इंडिया। और सो बहुत, यानी हम्म आप कह सकते हैं जनरस वर्ड्स में उन्होंने वेलकम किया। हम्म वहां पे गांधी ने अपने रिस्पॉन्स में कहा कि ही इज वेरी हैप्पी टू सी ए मोहम्मदन लीडर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, हम्म जिसको स्टैनले वॉलकॉट ने इसका बहुत बड़ा पॉइंट बनाया है कि हम्म दैट जिना फाउंड द मीनिंग, यानी लगता है कि जिना का स्टेटस कम कर दिया उनको हम्म मोहम्मदन लीडर कह के। हम्म
तो हुआ ये है कि आपने किताब में भी पढ़ा होगा, तो मैंने फिर उनके ग्रैंडसन राजमोहन गांधी को, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको लिखा कि भाई ये क्या वजह हो सकती थी। उन्होंने कहा देखें, ये हुआ तो है, लेकिन जो मुझे समझ आती है, गांधी हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जहां पे उन्होंने, आपको पता है वो साउथ अफ्रीका एक मुस्लिम मिस्टर खान की इनविटेशन पे आए थे उनका केस लड़ने, और वहां पे इंडियंस को उन्होंने, हिंदू, मुस्लिम, द्राविडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सबको मिला के उन्होंने इंडियंस के राइट्स के लिए वहां पे स्ट्रगल किया। तो वो कहते हैं कि ही वाज सेइंग इन गुड फेथ के देखें यहाँ पे भी जिना साहब मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूं, मगर हम दोनों गुजराती हैं, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो एक ये पोजीशन है। एक कहीं और एक मौके के ऊपर महात्मा गांधी और ये सारे इकट्ठे थे, तो जिना साहब स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो गांधी ने कहा कि नहीं, स्पीक इन गुजराती। वो जिना साहब को पसंद नहीं आया, और 1920 के नागपुर सेशन में भी ऐसे हुआ। उन्होंने खड़े होके मिस्टर गांधी एंड मिस्टर मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस जमाने में कांग्रेस के लीडर थे, तो उनको मिस्टर जब कहा, तो उनके सपोर्टर्स ने कहा कि नहीं, आप कहें महात्मा और मौलाना, तो देन ही वॉकड आउट ऑफ कांग्रेस। ये तो है उनके पर्सनल केमिस्ट्री कह लें, लीडरशिप क्लास कह लें विद गांधी। दूसरी बात है जो नई पॉलिटिक्स गांधी जी के साथ आई, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल टू कायदे आजम। कायदे आजम का ख्याल ये था कि अभी आप अंग्रेजों की कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से उनको प्रेस करें फॉर मोर रिफॉर्म्स एंड सो, इसमें दोनों इकट्ठे थे। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बताने की कि देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान के लोगों ने मदद की अंग्रेजों की, बहुत डोनेशन हैं, और पंजाब से तो बहुत ज्यादा डोनेशन हैं, लोगों ने खुद पैसे दिए हैं, और फौज के अंदर हमारे खासतौर पे पंजाबी जाके जो लड़े हैं, इवन तुर्कों के खिलाफ लड़े हैं, ये आपको पता है। तो एक्सपेक्टेड ये था कि इसके बाद बरतानिया जो है सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ कोई रिफॉर्म लाएगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। उन्होंने आके, जंग खत्म हुई और वो ले आए राउलर टैक्स। राउलर टैक्स के तहत आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द प्रॉपर, वो जो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसी भी शक पे कि ये इंडिया की एम्पायर को खत्म करना चाहता है। उसके अंदर ये था कि पंजाब के अंदर थोड़ी सी हुई थी गदर पार्टी की मूवमेंट, बट देयर वाज नो बेसिस टू बिलीव कि कोई भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करना चाहता है। तो ये लॉ जब आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो तकरीर है उस जमाने में इंपीरियल असेंबली में, वो बहुत स्ट्रांगली क्रिटिकल है ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड। महात्मा गांधी ने उसी मूवमेंट को फिर कहा कि हम अब से वो नॉन कोऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अलमिया जो हुआ था कि कमर चीमा साहब, मुझे ये पॉइंट खिलाफत का भी बताने थे। खिलाफत, जब खिलाफत का ये मसला हुआ, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक खास तौर पे ये एक प्रॉब्लम था कि अगर जंग में उस्मानी तुर्क जो हैं वो जर्मनी की तरफ से लड़ते हैं, तो फिर हमारा एटीट्यूड क्या होगा, क्योंकि नॉमिनल तौर पे सुल्तान जो थे, यानी उन्हें खलीफा माना जाता था मुसलमानों का, सुन्नी मुसलमानों का, ठीक है, लेकिन हुआ ऐसे ही। और फिर शुरू के अंदर फायरिंग भी हुई है कुछ जगह पे, मुसलमान सोल्जर्स ने, शायद ये पख्तूनों ने, कुछ कबीलों ने, और कुछ बंगालियों ने उन पे गोलियां सिंगापुर में चलाई और अपने अफसर मार दिए हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की तो फिर आप देखें ना कमाल, उन्होंने मौलाना जो थे, ये बरेलवी स्कूल के जो हेड थे, क्या नाम है उनका यार, अहमद रजा बरेलवी, उनसे फतवा ले लिया कि क्योंकि ये जो तुर्क हैं ये कुरैश कबीले से नहीं है, लिहाजा ये खलीफा हो ही नहीं सकते।
तो हाँ, तो उसके बाद पंजाब के जितने पीर हैं जो उनको फॉलो करते थे और यहाँ के जो मौलवी थे, उन्होंने ये सारों को फौज में भर्ती कराने का सिलसिला कर दिया। ये कई लोगों को मेजर और कर्नल के जो टाइटल मिले हैं, वो दे वर नेवर ऑफिसर्स इन द आर्मी। उनको रिक्रूटमेंट सार्जेंट्स के तौर पे इन्होंने लोगों को रिक्रूट करवाया है। तो गांधी जिना क्लैश जो है वो पर्सनल भी है और वो इस पे भी है कि अंग्रेजों को कैसे कन्फ्रंट किया जाए। फर्क ये है कि जो राउलट एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वर नो लॉन्गर इफेक्टिव, तो मास कॉन्शियसनेस आनी थी। वो दूसरी बात है। ये भी मैं बताता हूँ कि जिन्ना साहब का ख्याल ये था कि अगर हम पीसफुली पिटीशन करके आर्ग्यू करके केस करेंगे तो हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। मैंने अपनी किताब में शो किया है, ना महात्मा गांधी का जो हथियार था मैथ सिविल डिसोबीडियंस का, ना जिन्ना साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अंग्रेजों को अपील करता था। उनका कोई प्रोग्राम नहीं था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का, और वो आखिरी तक यही करते रहे हैं। जब हम आखिर की तरफ आएंगे तो तब मैं दोबारा ये बताऊंगा। बिल्कुल सही है सर। सर अच्छा। अगला जो जी जी अगला जो सर पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो जो चैप्टर छठा है आपका, उस ओके पे थोड़ा आना चाहता हूँ, जो टू नेशन थ्योरी एंड जिन्नास ड्रिफ्ट टुवर्ड्स मुस्लिम नेशनलिज्म। जी इसमें सर आपने काफी चीजें डिस्कस की हैं, हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी भी इसमें डिस्कस हुई है, जी और इसमें आपने वो जो आरएसएस के लीडर थे गोलवारकर साहब, उनका भी जिक्र किया हुआ है, और बिल्कुल, वो जिन्ना साहब का एक लेटर था प्राइम मिनिस्टर रमजे मैकडोनल्ड को, वो वो भी भी किया है। आपने इसकी बात हुई है। और सर इसमें फिर वो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3 वो भी इसमें आपने एक प्रॉपर एक लेंथ में उसको किया है, और फिर 1935 का एक्ट भी हुआ है। तो जी सर ये बेसिकली व्हाट वाज, ये तो एक सारे वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी सर आपने इस सारे टेन्योर में जो आपने डिस्कस किए, और सो व्हाट वर द प्राइमरी रीजंस कि क्यों वो मुस्लिम नेशनलिज्म की तरफ चल पड़े, और टू नेशन थ्योरी जो है वो एक दोबारा उसको वर्थ और वैल्यू हुई? क्या अलामा इकबाल का बहुत प्रेशर था, कांग्रेस की तरफ से रिस्पांस कम मिला, और जो माजी में आपने ये गांधी साहब का और इनका जो एक पर्सनल भी कहा, और फिर हालात बदलते जा रहे थे, या फिर मुसलमान जो थे वो आजादी के करीब महसूस करते जा रहे थे? सो ये एक सारे सारी बातें, एक नैरेटिव है सर, इसको जरा काइंडली थोड़ा सा देखिए चीमा साहब, ये बहुत बड़े सवाल है, तो मुझे जरा टाइम साथ साथ देते जाएं इसको जी जी मैं जी बताने। जी 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 सबसे पहली बात है कि ये ही कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में बहुत चलती है और इंडिया के अंदर भी, कि मतलब उधर से जसवंत सिंह ने ये कहा और हमारा सारा जो पाकिस्तान स्टडीज है वो भी यही कहता है कि ये जो है लखनऊ पैक्ट तो देखें, जिन्ना साहब इंडिया ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी थे, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसी हरकतें की कि जिन्ना साहब को फिर उनसे दूर जाना पड़ा। मैंने ये किया है कि कोई ऐसी हरकत नहीं हुई 1920 के बाद, मार्क्स के दो तरीके हैं स्ट्रगल करने के जो सामने आए, और उसके अंदर 1924 के अंदर लाहौर में जो सेशन हुआ है मुस्लिम लीग का, और मैंने दो पाकिस्तानी लीडिंग स्कॉलर्स का नाम दिया। देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे सबसे बड़ी किताब जो है ना, वो भी कोई 700-800 सफ़े की है। वो रफीक अफजल साहब की है, जिनकी वफात शायद चंद महीने पहले इस्लामाबाद में हुई है। जी तो उन्होंने ये कहा है, और फिर एक किताब है हमारे कंटेम्प्रेरी कोलीग हैं सिकंदर हयात साहब की, जिन्ना द कैरिस्मेटिक लीडर। उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि लखनऊ पैक्ट से के अलावा हमें कुछ और डिमांड्स करनी चाहिए। वहां से मैं कह रहा हूं कि जिन्ना साहब हैविंग लेफ्ट कांग्रेस was no longer any in a position to be a national leader anymore. जब आप खुद ही छोड़ जाएं, और मैंने तो शो किया है कि 1920 के बाद 1930 तक गांधी की was away from politics, because वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कांग्रेस को भी समझ आ गई थी कि ये गलत हुई है, एक्सट्रीम एक्ट हुआ है। तो अगर वो वहां पे रहते तो हो सकता है लीडरशिप वापस उनके हाथों आ जाती। बट इफ यू लीव अ पार्टी, देन वेयर डू यू गो? उसके बाद
एक ही प्लेटफॉर्म उनके पास था कि वो मुसलमानों के लीडर नंबर 1 बने, और उस लीडरशिप के अंदर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, जब तक के मियां फजले हुसैन, सर शफी, और बंगाल से अपना काजी फजलुल हक, और फिर पंजाब से बाद में सर सिकंदर हयात, इन सबको, और खिजर हयात टिवाना, इन सबको कुछ की तो डेथ हो गई, तो वो नेचुरली सर आगा खान उनकी लीडरशिप को भी उन सारों से कंपीट करके मुसलमानों के लीडर बनेंगे। तो ये उनकी जर्नी अब नेशनल लीडर की तो नहीं ना हो सकती, अब तो वो मुसलमानों की लीडर बन ही सकते हैं ना। तो वो फिर सारा जो मूवमेंट है उनका, वो ये है कि बिकम एन इक्वल लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विज़-अ-वी द कांग्रेस। मैंने ये शो किया कि नेहरू रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें, और ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा ये करते हुए, मुझे सारे इंट्रोड्यूस करते हैं एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज हिस्टोरियन, मगर मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। तो मैंने पूरी नेहरू रिपोर्ट दिखाई है जो बिल्कुल मुनासिब थी, और उसके अंदर मुसलमानों की बिल्कुल सपोर्ट थी। 1/3 सपोर्ट करना चाहते थे, 1/3 अपोज करना चाहते थे, 1/3 को पता ही नहीं था क्या करें। 3 हिस्सों में बटे हुए थे। और मैंने शो किया है कि नेहरू रिपोर्ट पे जब 1929 में मेरे ख्याल डिस्कशन हुई है, तो वहां पे जो ग्रुप उसके हक में था उनको फिजिकली उठा के उस पंडाल से निकाला गया, और बाद में आके नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया। तो वो एक मुनासिब रिपोर्ट थी, क्योंकि उसके अंदर हिंदुस्तान के लेवल के मुल्क को अगर आप स्ट्रॉन्ग सेंटर ना बनाएं विद एक फेडरेशन में, तो वो कभी चल ही नहीं सकता। और उसकी मिसाल पाकिस्तान बनने के बाद ये है कि जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान में सेंटर बनाया, वो 10 गुना ज्यादा मजबूत था देन व्हाट द कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। क्योंकि एक मॉडर्न स्टेट को सबसे पहले तो इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, उसकी इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ती है, ताकि उसके बाद फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये सारा कुछ करना पड़ा, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ही कर सकती थी फॉर गुड एंड बैड। तो मैं समझता हूँ मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाज द बेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया गेटिंग टुगेदर। बहुत देर तक उन्होंने काम किया। जिन्ना साहब ने उसके बाद 1924 के ये कंडीशन लगा दी कि हमारी ये 2-3 बातें जरूर माने। एक, कि ज्यादा पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होंगी, और मुस्लिम्स को जो है ना 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सेंट्रल असेंबली में। लेकिन ये सारा कुछ माना गया था लखनऊ पैक्ट में। जब आप खुद ही उसे डिसोन कर देते हैं, तो फिर दूसरी साइड में भी एक हो जाता है ना, यू कांट मेक कंसेशंस एंड देन द अदर पार्टी रिप्यूडिएटिंग देम। साथ साथ हिंदू महासभा का प्रेशर भी था कि आप मुसलमानों को अगर उंगली देंगे तो ये आपकी पूरी, वो क्या कहते हैं, दे विल आस्क फॉर द होल आर्म। तो ये कई किस्म के प्रेशर जो हैं इस दौर में चलते रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने आप देख लें कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस हैं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, 1920 लाहौर में उन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं, वी वांट फ्री इंडिया। वही फिर जो है 26 जनवरी 1930 को एक रेजोल्यूशन के तौर पे आ गया। तभी वो अपना जो है ना नेशनल डे जो है वो 26 जनवरी को मनाते हैं ये रिसेंटली। हालांकि एक्चुअली वो दिसंबर के आखिर में लाहौर के रावी के ऊपर ये डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन क्योंकि पार्टीशन हो गई तो अब वो लाहौर से कैसे एसोसिएट करें, तो 26 बन गई है। समझ गए आप। उसके बाद 1931 में कराची के अंदर जो ये थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनका प्रेशर था कि भाई आप डिक्लेयर करें फंडामेंटल राइट्स, जिसमें किसानों के, वर्कर्स के, औरतों के, सबके इक्वल राइट्स होंगे। वो उन्होंने किया। और उसी साल में जो अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो गया है, मुसलमानों में ये जमीयत उलमा हिंद में ये एक था कि अगर
आपको हम कैसे सपोर्ट करें अगर आप शरिया को ही पर्सनल लॉ नहीं मानते। तो उन्होंने फिर 1931 में ये भी कहा कि माइनॉरिटीज को उनके जो पर्सनल लॉज है ना वो अप्लाई होंगे। जवाहरलाल नेहरू का ख्याल था कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो मुसलमान खुद ही चाहेंगे कि ये पर्सनल लॉज को छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। वो नहीं हुआ, वो एक और बात है। वो एक गुड फेथ में किया गया था ताकि मुसलमानों के भी जो पर्सनल लॉ के इश्यूज है ना उनको कंटेन किया जाए। और एक तीसरी बड़ी ग्रुप था हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मत का एक, उसे मैं कहता हूं सॉफ्ट बेली, और वो है यानी अछूत प्रॉब्लम। उसके अंदर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया जिसमें कहा कि ये जो है दलित, उनके लिए हम रिजर्वेशन कर देंगे हर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, गवर्नमेंट ऑफिस जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज में, और वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये सारे जितनी मैंने बातें की हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मगर जिन्ना साहब हैड लेफ्ट ऑल दैट 14 पॉइंट्स, ये फिर कांग्रेस ने उन्हें नहीं माना, क्योंकि जब आप एक दफा खुद ही छोड़ जाते हैं, और एक लखनऊ पैक्ट को दो पाकिस्तानी स्कॉलर्स को मैंने कोट किया है, सिकंदर याद को और रफीक अफजल को, कि इन्होंने, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया लखनऊ पैक्ट को। तो अब आप बताएं। बिल्कुल सही है सर, आप जरी बात है, एक पूरा आपने हिस्टोरिकल लेंस दिया है और इसमें लोगों को भी कोट किया है। तो सर जारी बात है, इट कुड ऑल बी लेफ्ट ऑन द रीडर्स के वो इसको क्या, वो असल तो उन्हीं पे होता है। लेकिन सर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर वो है कि यहाँ से जो चीजें कोई थोड़ी डेवलप होती हैं आपके इसी बुक के जो जिन्ना साहब थे उन्होंने स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग एंड पोलराइजेशन। बेसिकली आप इसमें बात करते हैं लाहौर रेजोल्यूशन की, फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन की, और पीछे से आप हिस्ट्री लेके आते हैं। सर इससे क्या मुराद है पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग एंड पोलराइजेशन? क्या उन्होंने कोई तकसीम शुरू कर दी? क्या जो पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई वहां पे 1940 में? दिस इज व्हाट यू मेंट, और यू मेंट समथिंग एल्स एज वेल? नहीं, देखिए डिफरेंसेस जो हैं तो होते हैं, जरूरी नहीं कि वो डिफरेंसेस को आप एंटेगनिस्टिक बना दें। मसलन आपका नाम कमर चीमा है, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, बरादरी की बुनियाद पे शायद हम दो बरादरी हैं। नॉर्मली तो हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो उधर हम एक हो जाते हैं। लेकिन बरादरी का अगर आएगा तो शायद दो मुख्तलिफ आ जाएंगे। क्या दो बरादरियों का होने का मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, कि यही कि वो बरादरी है, ये बरादरी है? तो अदरिंग का प्रॉब्लम, मसला ये है कि जब आप डिफरेंसेस को ऐसे डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस नहीं कहते उनको, आप ऐसे डिफरेंस बनाते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो मेरे लिए एक थ्रेट है, और जो मेरी वैल्यू है वो आपके लिए थ्रेट है। और वहां से जो जिन्ना साहब की पूरी आर्गुमेंट है वो बोरो की गई है चौधरी रहमत अली से, जिन्होंने ये सारी आर्गुमेंट शुरू की थी। और वो 1933 का जो है ना, नाउ और नेवर, उसमें से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो है उनका वर्ल्ड व्यू, उनके हीरो, उनके विलन, उनका खाना पीना, उनकी शादियां हिंदुओं से बिल्कुल नहीं होती, और पाकिस्तानियन, वो एक लफ्ज उन्होंने कायम किया, जो है उनका हिंदू सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको हिंदुस्तान से अलग स्टेट दी जाए, और पहले पाकिस्तान बनाया जब पता लगा। और ये अलामा इकबाल का भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 1930 का उनका रेजोल्यूशन जो है उसका जिक्र करें तो सिर्फ हिंदुस्तान के 25% मुसलमानों के लिए ये एक मुल्क बन रहा था, और चौधरी रहमत अली का भी। तो फिर तनकीद शुरू हो गई ना कि भी व्हाट अबाउट द अदर मुस्लिम्स। तो वहां चौधरी रहमत अली ने एक और फैंटास्टिक आइडिया दिया कि जहां जहां मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे उन इलाकों को अलग करके ऑनक्लेव कहते हैं, एक छोटी स्टेट बना दें मुसलमानों की। और उनके नाम दिए उन्होंने सिद्दीकिस्तान, फारूकिस्तान, उस्मानिस्तान, हैदरिस्तान, और इस जितने ये खुलफाए राशिदीन के नामों पे, और मजीद और भी उन्होंने
बंगालिस्तान, कुछ इस किस्म के नाम भी दिए इन रियासतों को, कि मुसलमान और हिंदू कभी एक स्टेट में नहीं होने चाहिए। और ये भी कहा, ये भी लेट मी से, कि ब्रिंग, हमें यहां से सब हिंदू और सिख अपने निकाल दें और सिर्फ मुसलमान ही पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान जो ये इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के लिए बनाया और जहां पे ये एनक्लेव्स होंगी, यही आइडियाज फिर जो है इन डिफरेंट फॉर्म्स मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस में एक के बाद एक के बाद एक नजर आते हैं। वो कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं ये मेरा भाई है, लेकिन ये कैसे भाई है कि हम एक दूसरे का हाथ से पानी नहीं पी सकते। यानी हर वो बात जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं की दूरी है, उसको उस पे एम्फोसिस दिया गया। जाहिर है ये डिफरेंसेस तो थे, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करना जो है, ये इसे कहते हैं अदरिंग। अब देखे ना, पाकिस्तान बनने के बाद भी तो अदरिंग है ना, आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। जी। सब पाकिस्तानियों को तो आपने एक नहीं ना माना। दिस इज कॉल्ड अदरिंग। जब डिफरेंस को आप नेशन में इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का बुनियाद बना लें। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान एक नेशन है, हिंदुओं एक नेशन है, दो कभी मिलके नहीं रह सकते, लिहाजा हिंदुस्तान की तकसीम करो, सिंपल। और ये उन्होंने कई 100 दफा कहा और बार बार कहा कि जो लोग कहते हैं कि मैं तो ये सिर्फ बार्गेनिंग कर रहा हूं, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। मैं बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। डिवीजन ऑफ इंडिया इज नेसेसरी टू क्रिएट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड स्टेट्स फॉर हिंदू। वो कहते हैं मुस्लिम इंडिया एंड हिंदू इंडिया, जिसका नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान वो बाद में कहते हैं। तो इसमें तो कोई, इसके ऊपर एक बड़ा जाली किस्म का जो एक थीसिस है वो चलता रहा है कि उन्होंने तो कभी वो तो पावर शेयरिंग चाहते थे कांग्रेस के साथ। बिल्कुल नहीं। वो जिस बात पे अग्रीमेंट चाहते थे कि हमें आप, वो कहते थे 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं, तब 16 आने होते थे, तो 12 आने आप रख लें, 4 आने मुझे दे दें। मतलब ये है कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज प्लस द होल ऑफ बंगाल एंड पंजाब मुझे दें। ये वो चाहते थे अग्रीमेंट इसके ऊपर, जिस पे नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, ये आगे चल के मैं जवाब दे सकता हूँ आपको। बिल्कुल ठीक है सर। सर इसमें आगे वो जाहिर बात है, चीजें तो बहुत ज्यादा मैं सारी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट जैसे पिक किए हैं। जो सर अगला मैंने इसमें से पॉइंट पिक किया है, वो मैं जानना चाहता हूं कि जिन्ना साहब एज ए हेड ऑफ स्टेट, इसमें आपने सर काफी चीजें डिस्कस की हैं कि मिसाक मदीना की, या जो चार्टर ऑफ मदीना का आपने जिक्र किया कि वो इसको कैसे क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे, या फिर जो है वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किस तरह की मुसलमानों के दरमियान हुई। और आखिर में सर आपने जो डिस्कस किया जी कि थियोडेमोक्रेसी या थियोक्रेसी या थियोनॉमी और नोमोक्रेसी, ये भी सर थोड़ा सा इसके में हमें बताइएगा कि ये 4 चीजें कैसी थी और इनको वो क्या वो इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, या इसके बारे में क्या आपने हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये कुछ एको आ रहा है, आप देखें एको मेरा क्यों आता है आपकी तरफ, आई डोंट अंडरस्टैंड। आ रहा है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है। देखें, मिसाक मदीने की मिसाल तो हुसैन अहमद मदनी ने दी थी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, और कहा था कि इसकी बुनियाद पे हिंदू मुसलमान सिख सारे जो हिंदुस्तानी हैं वो मिलके आज़ादी के लिए, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट से आज़ादी के लिए मुहिम कर सकते हैं। जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये हुसैन अहमद मदनी ना सिर्फ एक नाकस इस्लाम का स्कॉलर है, बल्कि इसको अरबी भी नहीं आती। क्योंकि इस्लाम के अंदर वतनियत तो कोई चीज ही नहीं है, ईमान की बुनियाद पे नेशन बनती है। ठीक है? और ईमान की बुनियाद पे अगर नेशन बनेगी तो हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, सिंपल एज दैट। मोहम्मद अली जिन्ना ने देखें अबुल कलाम आजाद को लिखा, बार उन्होंने लिखा कि हम दोनों मिलके मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है जंग के दौरान डिमांड करें अंग्रेज से कि आप हमारी एक नेशनल हुकूमत बना दें जिसमें दोनों पार्टीज हों,
तो इन्होंने जो उसका जवाब दिया वो ये था कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो रेनेगेड हैं टू मुसलमान इस्लाम, तुम यानी मुसलमानों के हक के खिलाफ हो और यू आर ओनली अ पोस्टर पोस्टर बॉय ऑफ कांग्रेस। तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि ये दोनों मिलके कभी एक नेशन बन सके। अब गई पाकिस्तान बन, तो वहां पे मिसाक मदीना की भी मिसाल नहीं दी उन्होंने। देखें, 11 अगस्त की स्पीच पे अगर आप चाहें तो उसमें मैं बात करूंगा, लेकिन बाद जी में। जी जी। उसके बाद 13 अगस्त 1947 का बैंक्वेट है, जब शाम को हुआ फॉर लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन, जहां पे लॉर्ड माउंटबेटन ने खड़ा होकर कहा कि आपका मुल्क बन गया है। और इस्लाम के बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं जिन्होंने स्टेट अफेयर्स चलाए हैं। और उन्होंने एम्परर अकबर का नाम दिया कि मसलन उम्मीद है कि आप उस मॉडल को, तो इन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं, अकबर तो बात की चीज है, हमारा मॉडल तो रसूल अल्लाह है, जिन्होंने, और ये आई एम कोटिंग इज स्पीच देयर, जिन्होंने पहले यहूदियों और ईसाइयों को जंग में हराया और उसके बाद उन्हें वेल ट्रीट किया। अब मैंने वहां पे दिखाया कि कुरान शरीफ के अंदर जो मिसाक मदीना जो है वो तो एक टेम्पररी अग्रीमेंट हुई थी। उसके बाद खैबर की जंग हुई और बनु कुरैजा की जंग हुई और यहूदियों के साथ वो मुआहदा जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो कुरानिक वर्स आज तक चलती आई है उस दिन से, वो है कि हिंदू, ये क्रिश्चियंस और जूस और एक ग्रुप था सेबियंस का, वो मुसलमानों के दरमियान रह सकते हैं अगर वो जजिया देने के लिए तैयार हो जाए, और अगर वो दें तो वो अपने मजहब पे चलते रहें। इसी प्रिंसिपल को जब मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया सिंध, तो यहाँ पे तो मेजोरिटी जो थी वो, यहाँ पे ना कोई ईसाई था, ना कोई ज्यू था, ना कोई सेबियन था। तो उन्होंने लिखा कि इनके साथ क्या करें, ये तो हिंदू हैं या बुद्ध मत के मानने वाले हैं और शायद कुछ जैन है। तो वहां पे उसे कहते हैं कियास, यानी यू अप्लाई द लॉज ऑफ एनालॉजी। और बड़ा एक, मैं समझता हूँ, रोशन ख्याल वहां से जो फतवा आया कि ये भी लोग जो हैं अल्टीमेटली उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। तो अगर ये आपको जजिया दें तो आप इनके जो इनके मजहब पे इन्हें रहने दें, और इनके जो ये है रिलीजियस साइट्स, उनको अगर ये मुरम्मत करते हैं तो करने दें और इनको। उस दिन के बाद मैंने कई दफा हिंदू नेशनलिस्ट से बात किया कि अगर इस्लाम में कोई गुंजाइश ऐसी ना उन्होंने बनाई होती तो 700 साल के बाद फिर इंडिया सारा मुसलमान ना हो जाता, बल्कि यही लॉ अप्लाई की गई। जजिया कई दफा रिमूव भी हुआ, ये और आगे एडवांस बात थी, फिर वापस दोबारा लाया गया। लेकिन सबके लिए स्पेस बनाई गई, नॉट एज इक्वल्स बट एज प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज। तो जिना साहब ने अब पाकिस्तान तो बना लिया, उसके बाद मसला ये है कि वो कितना, जितना उन्होंने देखे, मैंने बताया कि पीर मानकी शरीफ को उन्होंने कमिटमेंट दी कि जो आपके 5 पॉइंट हैं वो आप किताब के अंदर डिटेल्स हैं, पढ़ लेंगे लोग। वो ये था कि कोई भी लॉ पाकिस्तान में शरिया के खिलाफ नहीं बनेगी। यही आइडिया उन्होंने 25 जनवरी को 1948 को कराची बार एसोसिएशन में कहा कि मुझसे लोग बार बार पूछते हैं क्यों डर के कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगी। 1300 साल पहले जो है शरीयत ने हमें असूल दे दिए थे, और शरीयत के असूल जो हैं वो जमहूरियत के हैं और इक्वल राइट्स के हैं। लेकिन शरीयत का जिक्र है ना, अब उससे ये होता है कि राइट्स आपको डिफाइन फिर शरीयत के मुताबिक करने पड़ेंगे ना। और मेरी गुजारिश ये है कि कायदे आजम वॉज नॉट अ सीरियस स्कॉलर ऑफ इस्लामिक फिक और लॉ। उन्होंने जो इस्लाम पढ़ा हुआ था वो सैयद अमीर अली और हाल ही की जो एक पॉपुलर थी ना थीम्स, कि इस्लाम जो है वो एक प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन है, सर सैयद का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था। लेकिन जो हमारा फिक है और जो हमारी शरिया है उसके अंदर राइट्स तो हैं माइनॉरिटीज के, लेकिन उसके अंदर डिफरेंशियल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स नहीं है। और औरतों की भी पोजीशन जो है डिफरेंशियल है अगर वो मुसलमान भी हो। अब उसके बाद मैंने कहा है कि ये जब जिन्ना साहब कहते थे कि इस्लाम में कोई थियोक्रेसी नहीं है, तो वो भी दुरुस्त कहते हैं। मौलाना मौदूदी भी यही कहते हैं कि इस्लाम में कोई थियोक्रेसी नहीं है। लेकिन इससे यह मतलब नहीं है कि अगर थियोक्रेसी नहीं है तो वो सेकुलर स्टेट है।
दिस इज नॉट लॉजिकल। ना ही मौदूदी की ये लॉजिक है कि वहां से इस्लामिक स्टेट ही निकलेगी। वो कोई भी स्टेट हो सकती है जो कि इस्लाम की बर्तरी को कायम रखे, और वो है मैंने वो दो मॉडल बनाए हैं, थियोनॉमी और नोमोक्रेसी। जी। मैंने कहा है कि इस्लाम के अंदर शिया इस्लाम हो या सुन्नी इस्लाम हो, जो है ना कुरान की सुप्रेमेसी और शरिया की सुप्रेमेसी है, क्लर्जी की नहीं है। क्लर्जी भी उनको चेंज नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि ये है, और बताए बजाय क्या नाम है वो क्या है, या थियोनॉमी। उसके बजाय नोमोक्रेसी इज अ बेटर वर्ड, कि उसको कौन इंटरप्रेट करेगा। तो वो जो हमारी 56 की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो बड़ी उसके करीब आती है कि उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, और जरूरी नहीं कि एक बोर्ड बनाए मौलवियों का जैसे ईरान में है कि हर लॉ को पहले वो जज करें। तो मैंने कहा ये फ्रेमवर्क हो सकता है एक मुस्लिम डेमोक्रेसी का। अगर पाकिस्तानी मिलके सेकुलर स्टेट बना लें तो मुझसे ज्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द लॉजिक ऑफ द टू नेशन थ्योरी, विद इन द आर्गुमेंट्स विद मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड सेइंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, और इन्होंने कई जगह पे इस्लामिक स्टेट का जिक्र भी किया है, यानी किंग एडवर्ड नहीं, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में भी किया इस्लामिक स्टेट का जिक्र, और कई और मौके पे मैंने एक एक ओकेजन बता दी है। लेकिन जिन्ना साहब उसको कोई डेमोक्रेसी ही समझते थे कि वो माइनॉरिटीज के भी राइट्स जो हैं वो उनको मानेगी, और लेकिन वो इस्लामिक भी होगी। अब वो ना मौदूदी जैसी इस्लामिक हो सकी, खुमैनी जैसी इस्लामिक हो सकी, ना वो एक सेकुलर स्टेट बन सकी। वो एक और प्रॉब्लम है जिसका आप चाहें तो कभी हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा सर, जारी बात है, डिस्कशन भी लंबी हो गई है। मैं चाहता ही हूँ कि जो 11 अगस्त की स्पीच है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, जी इसको पाकिस्तान में बड़ा एक कंटेस्टेड बैटल ग्राउंड है। जी जी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है काफी लंबा। जी जी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो कहते हैं जी कि ये तो वो बेसिकली आपने आपने पहले रेफर भी किया है कि वो he didn't want कि जी कोई इस्लामिक निजाम आए वहां पे। जी जी लेकिन तो दूसरा तबका है वो इसको वो इग्नोर करता है, वो कह रहा है कि जो वो माजी की चीजों को डिस्कस कर लेता है। सो ये क्लैरिटी क्यों ना रही पाकिस्तान के बारे में कि हमने किस तरह का पाकिस्तान वो है, या ये कोई इस तरह की रिटर्न मटेरियल, रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट क्यों ना रहा जिससे हम ये इक्तसाब निकाल सकते कि भाई इस तरह का पाकिस्तान होगा। और फिर बाद में हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया मुल्लाओं पे, और जो लीडरशिप इंडिया से आई पाकिस्तान में वो उनकी अपनी कमजोरियां थी, जिसका नुकसान हमें ये हुआ कि वो क्योंकि जो इंडिया से लीडर है उनकी यहाँ पे रूट्स नहीं थी, उन्होंने इलेक्शन लेट करवा दिए, कॉन्स्टिट्यूशन लेट हो गया, और जिन्ना साहब का ये कोई रिटर्न हमारे पास डॉक्यूमेंट ना रहा। सो हाउ विल यू स्पीक ऑन दैट, और ये स्पीच के वाले से जरा काइंडली सर। देखिए 11 अगस्त की स्पीच पे हमारा जो लेफ्ट लिबरल है लैच करता है, और मैं खुद करता रहा हूं जब तक कि मैंने बाकी नहीं था पढ़ा हुआ। सो मेरी अगर आप पुरानी राइटिंग्स में देखें तो मेरी पोजीशन भी यही थी, क्योंकि मेरी सारी पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट वो यूनिवर्सिटी के बाद लेफ्ट की तरफ ही है। समझ गए आप? तो गुड फेथ के अंदर मैं भी ये मानता रहा हूं कि ये एक सेकुलर डेक्लेरेशन थी। लेकिन जब मैंने ये कहा, लिखा भी, तो मैंने हर दफा कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करती थी उस आइडियोलॉजी के जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान लिया गया था। तो ये कोई आसान बात नहीं है कह देना कि 7 साल आप इसके बरक्स बात करते रहें और लोगों को अपने साथ लेके आए, मोबिलाइज कर लें, पॉपुलेशन जो है मिलियंस की घर छोड़ के भाग के पनाह के लिए दूसरी तरफ जाए, 1 मिलियन लोग मारे जाएं, पंजाब के अंदर एथनिक क्लेंजिंग हो मजहब की बुनियाद पे, और बाद में आप कहें कि जी हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स। एक्चुअली एक तो हो सकता है कि उनको शायद ये ही वो चाहते थे, जब वो इंडियन नेशनलिस्ट थे तो ये एक आइडिया वापस उन्हें आ रहा था, लेकिन उनको भी पता था कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये स्पीच को सपोर्ट करती हुई कोई स्पीच नहीं है। मैंने बताया 13 अगस्त को ही, 2 दिन के बाद ही उन्होंने रसूलुल्लाह का जिक्र कर दिया,
और डिफीट करके, और उसके बाद 25 जनवरी को उन्होंने ये कहा कि शरीयत और 1300 साल पहले हमें ये असूल दे दिए गए थे। इसके अलावा आप देखें, उन्होंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट बनाया, और वो यही था, द डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें मौलाना अलामा मोहम्मद असद को उसका चेयरमैन बनाया गया। और वो यही था कि एक इस्लामी निज़ाम आप लेके आए जो डेमोक्रेटिक भी हो और जो इस्लामिक भी हो। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो सेकुलर स्टेट के तो कभी हामी नहीं थे ना। हाँ, बिल्कुल, ही वॉज अपोज टू सेकुलरिज्म। बल्कि एक चीज जो आप हमारे कम्युनिस्टों को बता दें, मेरी किताब में 2-3 जगह पे ये इसी स्पीच को मैंने कोट किया है, और ये है 19 मार्च 1944 को लाहौर को, व्हेन स्पीकिंग टू द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, वहां पे उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कम्युनिस्टों को कि हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, वी हैव आवर ओन आइडियोलॉजी, एंड वो हमें कोई बेवकूफ ना समझे। हम बिल्कुल नहीं चाहते उनका निज़ाम, कोई इज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनल सोशलिज्म। तो उन्होंने तो डायरेक्टली, ओपनली, कैटेगोरिकली कहा है कि कम्युनिस्ट जो है और कम्युनिस्टों की जो सोच है, उसके मुताबिक हम बिल्कुल पाकिस्तान में इनको कोई जगह नहीं देंगे। और यही उन्होंने 1948 में जब वो गए हैं बंगाल में, तो वहां अपनी स्पीचेस में कहा है कि ये जो जुबान के ऊपर यहाँ पे झगड़ा पड़ रहा है, इसके पीछे अब एक 5th कॉलम है कम्युनिस्टों का। तो वो सारी मेरी किताब में है। तो लेफ्ट का ये क्लेम कि वो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, ये बोगस है। ये पॉलिटिकली मुझे समझ आता है, मगर अगर ये वाकई सच्चा होता तो 73 साल के अंदर इनकी कोई बात मान लेता ना। नो, जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है, जिसमें शरीफ अल मुजाहिद हैं और ये बाकी जितने हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं मुस्लिम लीग के ऊपर और जिन्ना साहब के ऊपर, उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम मॉडर्निस्ट थे। मुस्लिम मॉडर्निज्म का मतलब ये है कि इस्लाम डेमोक्रेटिक भी होगा और इस्लामिक भी होगा पाकिस्तान। और वो कहते हैं ये बिल्कुल वही है जैसे कि मुसलमानों ने गैर मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट की है कि उनको प्रोटेक्शन राइट्स दिए हैं। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, जो हिंदू, सॉरी, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो कोई फतह होने के बाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। तो उनके साथ आप एक और मुआहदा भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने रेफरेंस दिए हैं अपना मुनीर रिपोर्ट के, क्या आर्गुमेंट्स दी गई। तो मैंने किसी चीज को छोड़ा नहीं है जिसके ऊपर ये इस किस्म की जाली बहसें शुरू होती है ना। हाँ, वजह क्या थी 11 अगस्त की? Which was the main reason for that speech and the only time he made such a statement. ये देखिए, वेस्ट पंजाब से हिंदू और सिख तो मार्च से भागने शुरू हो गए थे। ईस्ट पंजाब से मुसलमानों पे हमले जुलाई में शुरू हुए और 9 अगस्त को पाकिस्तान ट्रेन जो दिल्ली से चली थी उस पर हमला हो चुका था। तो जिन्ना साहब को नजर आ रहा था कि सारे मुसलमान ईस्ट पंजाब से जो हैं वो शायद निकाले जाएं। अगर यही चीज कांग्रेस की हुकूमत बाकी हिंदुस्तान में करती तो 35 मिलियन मुसलमान वहां से आ जाते, और उस जमाने में वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 33 मिलियन थी। उसमें से 30 मिलियन इधर आ जाते, 5 मिलियन ज्यादा जाते ना बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान तो बहुत पुअर था, सारी पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में थी, और जुबान वाइज भी इधर ही को आते ना उर्दू स्पीकिंग बेल्ट के लोग। तो इमेजिन करें 30 मिलियन आ जाएं और यू आर 33 मिलियन, जब आपके ऑफिस के लिए अभी कागज नहीं है, पेंसिलें नहीं है, कहां बसाते आप उनको? ये वो तो दैट वाज मेंट टू कन्विंस द इंडियन गवर्नमेंट कि हम अपनी माइनॉरिटीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, आप भी करें। और सच्ची बात है, महात्मा गांधी ने, ही वाज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर, और जवाहरलाल नेहरू ने जो ये कोशिशें वहां पे हुई, और उसका भी मैंने एविडेंस दिया है कि हिंदुओं के, मुसलमानों को वहां से निकाला जाए, उन्होंने रोक लिया उसे, जो कि हमारे तरफ कभी जिक्र नहीं होता। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने कोई रिसर्च की तो वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी लिखा, लेकिन कहीं उन्होंने महात्मा गांधी लिख दिया, ही कुड नॉट। वहां पे सिर्फ गांधी लिखना पड़ा। तो हमारे यहाँ तो इतनी वन साइडेड वो नैरेटिव बनाया गया है कि
अब वो क्योंकि पब्लिक में आप जैसे लोग मुझे बुला लेते हैं, और कई और भी बोलने वाले हैं, परवेज हुद बॉय एक हैं, और कई और लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इन सारी चीजों पे रिफ्लेक्शन की है, एनालाइज किया है, पढ़ा है, और जो चीजें छुपाई गई हैं, ट्विस्ट की गई हैं, वो सारी पब्लिक में आ रही हैं। तो ये तो आपका रोल है कि आप चाहते हैं कि ये बातें जो हैं पब्लिक में आए, और उसकी अल्टीमेट क्या होगा कि दोनों तरफ से ये समझ आ जाएगी कि पार्टीशन कैसे हुई थी, और अब दो मुल्क बन गए हैं, और तरीका यही है कि दो मुल्क गुड नेबरली रिलेशंस की बुनियाद पे आगे बढ़े। दैट्स ऑल। आगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं चाहता हूं कि आज की डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड किया जाए सर, ठीक है। क्योंकि आपका चैप्टर 20 है ना, जिनास पाकिस्तान एंड ओवरव्यू, सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप ठीक है। यू स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ओलिगार्की से लेके यू रीच टिल इमरान खान तक आप आते हैं, और वो रियासत मदीना तक, और फिर अयूब का सारा, मुशर्रफ का सारा टाइम वो करते हैं। तो वो सर उसके लिए एक प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, जिससे वो एक तो जारी बात है, ये 55-56 मिनट की डिस्कशन होगी, लोग थक जाते हैं, वो एक नहीं रहता उनका सुनने का, देखने का। मेरा एक है कि आप या आरजू, आप दोनों ही मुझसे आजकल ज्यादा बात कर रहे हैं, और बाकी भी हैं, अब्बास हैदर हैं, जी जी। और एक और भी है आजकल, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गयास, हाँ, शहजाद गयास, उन्होंने भी मेरे किए हैं। ये आप चारों ने बहुत मुझे जी ये मौका दिया है, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया आपका। कैबिनेट मिशन प्लान पे एक आप सेटिंग रखें, जी सर। एक रेडक्लिफ अवार्ड पे आप सेटिंग रखें, क्योंकि इनको एक एक पोजीशन में लेना पड़ेगा, और ये जो है जिनास पाकिस्तान, इसके लिए एक आप और सिटिंग रखें, तब ये बात सर, बनेगी, तब बात जी सर, बनेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि अब ये एक छह और भी सात बात है, ऑब्जेक्टिव, हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसमें आ जाएगा ना, जिनास पाकिस्तान उसमें आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। सर ये जो बिल्कुल सही कह रहे हैं जिनास पाकिस्तान, बिल्कुल आपने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत वैसे तो सारी सारी बातें आपने एक इंतहाई एलेबोरेटिव किस्म का लिखा हुआ है, लेकिन ये समझता हूँ कि ये जो शिया सुन्नी का भी आपने डिस्कस किया, टेररिज्म का, फिर नवाज शरीफ का, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसको समझने के लिए। वाह तो जी वाह। सर बड़ा मजा आया वंस अगेन, और Once बड़ी again, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई वेरी सिंसियरली मीन इट। तो लेट्स डू सम मोर जी सच सर डिस्कशन। बिल्कुल व्यूअर्स, ये है वो डॉक्टर साहब की बुक जनाब, सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। जारी बात है ये पाकिस्तान में भी अनकरीब अवेलेबल होगी, जैसे कि मैंने डिस्कशन के शुरू में बताया था कि जो वैनगार्ड पब्लिकेशन है लाहौर से नजम सेठी साहब की, वो उसको अनकरीब सेम एज इट इज जो है वो पब्लिश करेगी, क्योंकि वो भी मशहूर है ये, क्योंकि इंडिया में पब्लिश हुई है। तो बट सर एनी हो, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बड़ा मजा आया। और बंदा वो खो जाता है आपकी बातों में, बिकॉज हिस्टोरिकली वो इतनी इन डेप्थ होता है, एनालिसिस होता है। तो जारी बात है इस किताब का एक ओवर रिव्यू सा थोड़ा सा जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंच गया। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत कमाल के सवाल किए हैं, और मुझे बहुत मजा आया है। वैसे तो मैं हर एक को यही कहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोगों का जज्बा जो है ना, वो बहुत सिंसियर है। जी तो हर सर। बंदा अपने तरीके से बात करता है, और उसमें जी मुझे भी मौका मिलता है, जी जो सर। वो किताब के या मेरी आर्गुमेंट्स की चीजें वो बड़ी निखर के सामने आ जाती हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत मेहरबानी। बस सर एक कोशिश है, जारी बात है कि आप जैसे जो एकेडमिक लेजेंड्स हैं जिन्होंने इतना लिखा हुआ है, उनकी सर जो, क्योंकि आजकल सर मीडियम बदल गए हैं सर, पढ़ने का रिवाज वो नहीं रहा, तो सुनने का रिवाज ज्यादा आ गया है। तो और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना सर, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, तो वो भी वीडियो देखने ज्यादा पसंद करते हैं, और उनको टाइम भी नहीं ठीक है। होता। बट एनी हो सर, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।